नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। तो रेखा गुप्ता जो 50 साल की हैं, जो शालीमार बाग से जीत कर आई हैं, वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। ये दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री, पहली सुषमा स्वराज बहुत कम समय के लिए, दूसरी शीला दीक्षित 15 साल के लिए। 3 लगातार चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस जीती और वो मुख्यमंत्री बनी। तीसरी मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना, जो काम चलाऊ मुख्यमंत्री थी, बकौल अरविंद केजरीवाल। और अब चौथी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। और ये भी चूंकि चुनाव होने के बाद विधायक दल की नेता चुनी गई हैं, इसलिए मानना चाहिए कि इनका कार्यकाल भी शीला दीक्षित जैसा लंबा होगा। और वैसे भी जिस सोच समझ के साथ रेखा गुप्ता को दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लिया है, लगता यही है कि ये जो एक आपदा आ गई थी दिल्ली पर, इसे हमेशा के लिए टालने के लिए, खत्म करने के लिए ही एक महिला को मुख्यमंत्री ला करके, बैठा करके, उनके जरिए ही दिल्ली का रूप स्वरूप बदला जाएगा, काम करा करके दिखाया जाएगा। और उन्होंने आतिशी को जो काम चलाऊ मुख्यमंत्री कह करके महिलाओं का एक तरीके से अपमान किया था, उसका भी जवाब दिया जाएगा। जिस दिन से रिजल्ट आए हैं, उस दिन से ही कई लोग छाती पीट रहे थे, माथा पीट रहे थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मुख्यमंत्री। सारे चैनलों को आप उठा करके देख लो, हिंदी के हों, भाषाई हों या अंग्रेजी के हों, कोई दिन ऐसा नहीं गया जब स्क्रीन पर 6-7 फोटो चिपका करके और उनके नाम लिख करके उन पर माथापच्ची ना की गई हो, उन पर चर्चाएं ना की गई हो, अटकल बाजियां ना लगाई गई हों। और जब से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं और जब से राज्य दर राज्य मुख्यमंत्री और मंत्रियों को तय करने का मामला उनके हाथ में आया है, तब से जो गोपनीयता, जो सीक्रेसी बढ़ती जाती है फैसलों में, उसके चलते मीडिया की तो बैंड बज गई है। एक दौर था जब ये जो दिल्ली का मीडिया है, ये केंद्र सरकार के मंत्रियों को भी तय करते थे बैठ करके कि ये मंत्री बनेंगे, इस पार्टी से ये कोटा फिक्स हुआ है और इनको ये मंत्रालय दिए जाएंगे या दिए जाने हैं। वो नीरा राडिया प्रकरण तो आपको याद होगा, जिसमें ये बरखा दत्त और एक और सज्जन जो हैं वो डीएमके के एक सांसद के लिए किस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, जिसका बाद में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए खुलासा भी हो गया। और जो वॉइस थी उनकी फोन कॉल की, वो भी सार्वजनिक हो गई थी। तो एक दौर था साहब, जब दिल्ली के मीडिया को ये पता होता था कि कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है, क्या पोर्टफोलियो उसके तय हो गए हैं या तय होने वाले हैं, उसमें भी मीडिया की दखलंदाजी हुआ करती थी। लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि मीडिया जितना बेबस, जितना क्लूलेस और जितना चौराहे पर बिल्कुल विचार शून्य और अंदाजा शून्य आज की तारीख में खड़ा है, ऐसी हालत तो मीडिया की कभी नहीं थी दिल्ली में। कुछ पता नहीं है। जब तक रेखा गुप्ता का नाम अनाउंस नहीं हो गया
अधिकृत तौर पर, तब तक भी ये लोग अंधेरे में लठ चला रहे थे, कुछ पता नहीं था। कभी प्रवेश वर्मा का नाम ले रहे थे, कभी गुप्ता जी का नाम ले रहे थे, कभी वीरेंद्र सचदेवा का चला देते थे, कभी सतीश उपाध्याय, कभी कोई कभी कोई। मतलब इतने सारे नाम पकड़ रखे थे कि इनमें कोई तो होगा ही। हाँ, रेखा गुप्ता का नाम भी चला रखा था, लेकिन रेखा गुप्ता का नाम उस तरीके से, उस गंभीरता से मीडिया नहीं चला रहा था। आज अनाउंसमेंट होने से पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा, हाँ, रेखा गुप्ता का नाम लिया गया, लेकिन उससे पहले तो नहीं। उससे पहले प्रवेश वर्मा को नंबर 1 बताया जा रहा था। अब प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं चुना गया है, इसके पीछे की सोच और समझ क्या है, और रेखा गुप्ता को ही क्यों चुना गया है, इस पर कुछ बातें हैं जो मेरे विचार से यही मोदी जी के दिमाग में होगा, अमित शाह के दिमाग में होगा। एक तो हम अतीत की जो भारतीय जनता पार्टी की चयन प्रणाली है, और चयन प्रणाली के पीछे जो एक्चुअल में सोच है, बेसिक सोच है, हमें उसका अध्ययन कर लेना चाहिए। चाहे राजस्थान में वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को लाया गया हो, मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव को लाया गया हो, या छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह को बनाने के बजाय अरुण साव को लाया गया। इन तीनों ही राज्यों में दो दो उप मुख्यमंत्री बना करके अलग अलग जातीय समूहों को प्रतिनिधित्व देना। अभी उड़ीसा में भी एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाना, और राजस्थान में एक महिला को उप मुख्यमंत्री बनाना जो राजसी ठाट बाट के परिवार से आती हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय भी संभाल रही हैं। और अब दिल्ली में मुख्यमंत्री बनाना। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के 14 राज्यों में मुख्यमंत्री थे, कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं थी। सो ये सोचा गया होगा मोदी जी के स्तर पर कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव होने जा रहा है, उसमें चूंकि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देने जा रहे हैं टिकट बंटवारे में, और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को महिलाओं को 33 सीटें देनी होंगी, तो उससे पहले ही क्यों ना दिल्ली से शुरुआत कर दी जाए। नंबर 2, केयर टेकर या काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहकर के आतिशी मारलेना को अपमानित करना, या जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बराबर में भगवंत मान को बैठा लेना और आतिशी मारलेना को बैठा लेना, और उनको तो बोलने का मौका नहीं देना और खुद ही जो है अपना बोलते जाना। या अरविंद केजरीवाल जब भाषण दे रहे होते थे, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री, काम चलाऊ मुख्यमंत्री, एक महिला मुख्यमंत्री, उनको बराबर में खड़ा कर लेते थे। वो खड़ी हैं उनके पीए या सुरक्षा कर्मी की तरह। तो जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मजबूरी का नाम, महात्मा गांधी कहते हैं ना कि मजबूरी में जिस तरीके से आतिशी को मुख्यमंत्री तो बनाया, शपथ तो दिलवाई, उनको मुख्यमंत्री का नाम और तमगा तो दिया, लेकिन अधिकार क्या दिए? उनको केवल नाम का मुख्यमंत्री बनाया और कह दिया कि नहीं नहीं, वो चुनाव परिणाम आने के बाद और दोबारा हमें बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी। तो आप महिलाओं को हर महीने 2100 रुपया देंगे, हम सम्मान राशि देंगे जी, या ग्रंथियों को देंगे, पुजारियों को देंगे, इससे पहले मौलवियों को दे चुके हैं।
छात्रों को भी ये छूट देंगे, तमाम तरह की घोषणाएं तो की, लेकिन जो वास्तव में सम्मान दिया जाना चाहिए, वो सम्मान दिया क्या? अब आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा दांव चला है, ऐसा फैसला किया है, इसको कहते हैं एक तीर से कई निशाने साधना। रेखा गुप्ता वैश्य समुदाय से आती हैं, जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व अरविंद केजरीवाल भी करते हैं। रेखा गुप्ता महिला हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं की तो बदजुबानी है, जो मैं कहता हूं कि गंदी जुबान है। जिस भाषा शैली में ये लोग बात करते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में यही अरविंद केजरीवाल विधानसभा का स्पेशल सेशन बुला करके जिस तरीके से उनको मनोरोगी और कायर और पता नहीं क्या-क्या बता चुके, चौथी पास राजा बताते थे, जिस तरह की गंदी ज़बान का प्रयोग ये लोग करते रहे हैं। आप मान लीजिए कि अगर रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता, जो वैश्य समुदाय से हैं, ये दिमाग में रखिएगा कि वैश्य समुदाय से हैं, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में जो वैश्य समाज है, उसके वोट विधानसभा चुनाव में मिलते रहे हैं और नगर निगम के चुनाव में भी मिले हैं। लोकसभा चुनाव में वो नरेंद्र मोदी को जाते रहे हैं। तो अगर ये नहीं बनती मुख्यमंत्री और प्रवेश वर्मा या आपके विजेंद्र गुप्ता या कोई और जो भी दूसरे पुरुष हैं इस समय जो चुन करके आए हैं, वो अगर बनाए जाते, तो तब तो ये गाली-गलौच और रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और कीचड़ उछालना और बदजुबानी करना, एक तरीके से मुख्यमंत्री की छवि को बर्बाद करना। इन्होंने वैसे जब किरण बेदी को एक बार भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री पद की अपना फेस बनाया था, तब इन्होंने किरण बेदी के बारे में क्या-क्या नहीं कहा था। तो ये किरण बेदी के बारे में तो कह सकते थे, क्योंकि किरण बेदी की एक दबंग लेडी की एक छवि रही है, आईपीएस रही हैं। एक ज़माने में उन्होंने वकीलों पर ही डंडा चलवा दिया था, जब वो प्रदर्शन कर रहे थे। जब वो आईपीएस की भूमिका में थे, अपनी कानून और व्यवस्था बनाए रखने का उनका अपना एक तौर तरीका था। तो इन्होंने किरण बेदी बाद में अन्ना मूवमेंट के साथ इनके साथी भी रही थी। तो किरण बेदी के बारे में तो अनाप-शनाप कुछ भी कहना समझ में आता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि दूध का जला भी छाछ फूँक-फूँक करके पीता है। अभी एक और अपनी ही सहयोगी राज्यसभा की सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ ये अभद्र व्यवहार, मार-कुटाई करवाने वाले मामले में बुरी तरह फंसे हैं। उसमें दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। उसमें इनका पीए विभव कुमार ऑलरेडी गिरफ्तार हो चुका है। गंभीर आरोप लगे हैं, न केवल विभव कुमार पर, बल्कि अरविंद केजरीवाल के सरकारी इसी शीश महल के ड्राइंग रूम में वो घटना हुई थी। इसलिए अरविंद केजरीवाल भी, उनकी पत्नी भी, जो भी वहां मौजूद थे, वो सब जांच के दायरे में हैं। तो ये फंसे हुए हैं, और एक महिला, और वो भी राज्यसभा की सांसद, और वो भी इनकी पूर्व सहयोगी, करीबी सहयोगी, उनके साथ मारपीट के मामले में ये फंसे हुए हैं। ऐसे में ये सेंसिटिविटी देखते हुए कि इनकी जुबान कैसी है, इनके हल्ला बोलने के, दूसरों की छवि को खराब करने के तौर तरीके क्या हैं, इनका इतिहास क्या है, और ये किस-किस तरह की टैक्टिक्स अपनाते हैं, उन सबको ध्यान में रख कर के रेखा गुप्ता जैसी एक शालीन लेडी को, जो एबीवीपी के बैकग्राउंड से भी हैं, जो पार्षद भी रही हैं, जो एमएलए का इलेक्शन भी लड़ चुकी हैं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत
ये छात्र यूनियन की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। तो एक ऐसी जिनके ऊपर कोई मुकदमा भी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम साफ छवि है। बैकग्राउंड भी कोई ऐसा नहीं है कि इनके कोई परिवार के राजनीति में रहे हों, ऐसा भी नहीं है। और जैसा एक तरीका रहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब सीएम फेस चुनने की बात आती है, वही तरीका वो रेखा गुप्ता को चुनने के मामले में भी उन्होंने अपनाया है। अब अगर ये लोग रेखा गुप्ता पर अटैक करेंगे, उनकी उनके ऊपर अगर व्यक्तिगत अटैक करने की कोशिश करेंगे, तो ना केवल वैश्य समाज, वैश्य समुदाय अरविंद केजरीवाल से छिटकेगा, बल्कि दिल्ली की जो आधी आबादी है, वो भी नाराज होगी। और केवल मामला दिल्ली तक सीमित रहने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोई फैसला लेते हैं तो बहुत दूर की सोच करके और समझ करके फैसला लेते हैं। जो मैंने 2029 के लोकसभा चुनाव का जिक्र किया है, वो इसलिए किया है कि अभी तक तो ये रहा है कि जब भी विदेश यात्राओं पर प्रधानमंत्री जाते रहे हैं, तो दिल्ली हवाई अड्डे पर जब उनका आगमन होता था, तो शुरू-शुरू में मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उसके बाद मैंने देखा कि दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष अ, मनोज तिवारी भी, सतीश उपाध्याय भी, ये लोग जाते रहे। वीरेंद्र सचदेवा को भी देखा, लेकिन बाद में उन्होंने मना किया सबको। अब वो आते हैं तो कोई जाता नहीं है, बस अधिकारी ही जिनके प्रोटोकॉल के तहत ज़रूरी है, वही रिसीव करते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर प्रधानमंत्री देशव्यापी कोई मैसेज देना चाहते हैं, रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बना करके, तो एक तो जो दिल्ली के तमाम काम रुके पड़े हैं, क्योंकि ये दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा लो, 5 करवा लो, दुनिया भर के आरोप लगवा लो, एलजी के सिर पर ठीकरा फोड़ना, मोदी जी के को कटघरे में खड़ा करना, गृह मंत्री के ऊपर आरोप लगाना, वो तो ये बड़ा बखूबी कर लेते हैं। और मीडिया मैनेजमेंट तो ये जानते ही हैं, दिल्ली के मीडिया के मुँह में रुपए ठूँसो और फिर वो वैसे ही नृत्य करेंगे जैसे आप चाहेंगे। वो काम इन्होंने किया है। लेकिन अब सीरियसली अगर दिल्ली को वाक़ई विकसित बनाना है, जो काम लटके पड़े हैं यमुना प्रदूषण से लेकर के और तमाम जितने भी हैं, जितने लंबी-लंबी इन्होंने फेंकी है, वो सब पूरे तो किए नहीं। तो सीरियसली अगर उस तरफ बढ़ना है, तो एक शालीन लेडी है और अब 48 सदस्य चुन कर के आए हैं, कोई बाधा भी नहीं है, ये करेंगे। केंद्र का आशीर्वाद इन लोगों को मिला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद गारंटी दी है, तो वो पैसा भी देंगे। लेकिन जो बात मैं कह रहा था कि मान लिया विदेशों से प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो एक मैसेज पूरे देश में देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता, उनकी कैबिनेट के कुछ लोग प्रधानमंत्री को जब हवाई अड्डे पर रिसीव करने जाएंगे, तो उसका एक मैसेज जाता है। कैमरों पर केवल प्रधानमंत्री नहीं होंगे, दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री भी होंगी। और ये जो कुछ पलों के फुटेज होते हैं, जो पूरे देश में जाते हैं, सभी चैनलों पर जाते हैं, इनका एक मतलब भी होता है, एक संदेश और संकेत भी होता है। बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, चूंकि ये लेट एडिशन है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को बहुत लंबा नहीं करूंगा। पर अरविंद केजरीवाल की घेराबंदी का काम शुरू हो गया है। ये जो चयन हुआ है रेखा गुप्ता का, उन्हीं के वैश्य समाज से चुनी हुई हैं, महिला हैं। आतिशी के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया है, स्वाति मालीवाल के साथ जो इन्होंने व्यवहार किया है, अतीत में कुछ और भी घटनाएं ऐसी हुई हैं, उनका भी जवाब है। और अब इसके बाद, यानी शपथ समारोह के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऑफिस टेक ओवर करने के बाद
रेखा गुप्ता का जो कामकाज है, उनकी सरकार का जो कामकाज है, वो कितनी तेज गति से आगे बढ़ता है, इसका अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे। शपथ भी नहीं हुआ, मुख्यमंत्री भी नहीं चुना गया, कैबिनेट भी नहीं बनी और उससे पहले ही यमुना की सफाई करती हुई 3-4 बहुत बड़ी-बड़ी मशीनें आपको हमें दिखाई दे गई थी। तो ये सब होगा। देश को और दुनिया को भी दिखाया जाएगा कि ये 10 साल तक मुख्यमंत्री ज़रूर रहे दिल्ली के, लेकिन दिल्ली का इन्होंने कुछ करके नहीं दिया। केवल बातें बनाते रहे कि लंदन जैसी सड़कें बना देंगे, पेरिस जैसी सड़कें बना देंगे, पेयजल जो है वो टोंटी से उपलब्ध होगा, औंख लगा करके आप पानी पी सकेंगे। दिल्ली को ओड इवन लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यमुना को ऐसा बना देंगे, पूरे परिवार के साथ जाकर के आप उसके घाटों पर शामें बिताया करेंगे, नगमे सुना करेंगे, गाया करेंगे। अब साबरमती जैसे तट और रिवर फ्रंट बनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया है, तो वो हम होते हुए भी देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। और अंत में हाँ, एक बात मैं कहना भूल गया जो मैं बताना ज़रूरी है। प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बनाया, जिनका नाम टॉप पर चल रहा था मीडिया में? प्रवेश वर्मा एक्चुअल में पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के बेटे हैं और चूंकि एक मुख्यमंत्री ऑलरेडी इनके पिताजी रह चुके दिल्ली में, तो आप अगर अलग-अलग राज्यों में देखें, जैसे वसुंधरा राजे जब राजस्थान की मुख्यमंत्री थी, उन्होंने कोशिश की थी कि उनके बेटे को मोदी सरकार में मंत्री बना लिया जाए, भले ही राज्य मंत्री बना लिया जाए। मोदी जी ने मना कर दिया। ऐसे ही अलग-अलग राज्यों में कई बार ऐसा हुआ, जैसे हिमाचल में प्रेम कुमार धूमल के रहते हुए अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। वहां जब दूसरे मुख्यमंत्री बन गए, तब अनुराग ठाकुर को केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो ये जो परिवारवाद की राजनीति है, ये विपक्षी दलों को ही शोभायमान रहे, उन्हीं के बारे में लोग उस तरह का परसेप्शन बनाए। तो इसीलिए प्रवेश वर्मा नो डाउट 2 बार के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। इस बार भी अरविंद केजरीवाल को हरा करके आए हैं। उनका हक बनता था। इसलिए जो अंदाजे लगाए जा रहे थे, मैं गलत नहीं मानता उसको। और अभी भी मेरा ये कहना है कि उनको अगर दिल्ली में बना सकते हैं, तो उप मुख्यमंत्री बना करके उनको भी और उनके समुदाय को भी एक सम्मान दिया जाना चाहिए। पर केवल इसलिए कि उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, अब उनको मुख्यमंत्री बनाते, तो एक गलत मैसेज चला जाता। और नंबर 2, इनकी जो बदजुबानी है आपियों की, वो पहले दिन से शुरू हो जाती प्रवेश वर्मा के खिलाफ। अब ये एक महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलने से पहले और गलत जबान इस्तेमाल करने से पहले 10 बार सोचेंगे। इतना लेट नाइट जुड़ने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।